जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? सबसे पहले 74वां स्वाधीनता दिवस को पूरे स्टूडेंट के साथ साथ उनके गार्जियन के साथ साथ पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी बात से हम लोग आज क्लास प्रारंभ करेंगे कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये क्यों जरूरी था आज के कोरोना संकट में। यदि स्वतंत्र नहीं होते तो आज हम लोग के किस प्रकार प्रभावित करता वो आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा, आपके जो मूल्यवान टाइम है ना उसका मात्र 2 मिनट लूंगा लगभग। पहले हमको ये चिंतन करना है कि आखिर के स्वतंत्र किससे हुए? क्या पूरे भारत गुलाम था कि पूरे भारत गुलाम नहीं था? उसका असर हम लोगों के पास हो रहा था कि नहीं हो रहा था? क्या आज हम स्वतंत्र हैं, जो मन वो कर सकते हैं? थोड़ा सा इस पर विचार करने से मुझे खुशी मिलता है। क्या उस टाइम हम खाना नहीं खा सकते थे? क्या उस टाइम हम पानी नहीं पी सकते थे? हम देश और सम्मान और गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। मैं अपनी राष्ट्र को कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरे समझाने का निगेटिव सेंस ये नहीं है कि इतने प्रश्न कर रहे हैं इसका मतलब कि सर का कहना है कि पहले मेरा देश आजाद था। ऐसा कुछ नहीं, पहले मेरा देश गुलाम था, किसी दूसरे का कॉलोनी था। आपको ये भी मैं समझाऊंगा कि कॉलोनी क्या होता है। देखो, मेरे पास जो स्वतंत्रता था वो एक प्रकार से लिखित नहीं था। सीधे शब्दों में समझाता हूं, एक प्रकार से लिखित नहीं था। मुझे पहले ज्ञान नहीं था कि ये मेरे साथ नहीं होगा। मान लो कि मैं किसान हूं और मैं 10 कुंटल धान उपजाया हूं। आज के समय में ये मुझे ज्ञान है कि ये मेरा धान है, लेकिन उस टाइम कोई आके कह दे कि भाई ये इसका 3 हिस्सा हमें दे दो, इसका 2 हिस्सा हमें दे दो, तो हम इसके लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे न्यायालय की व्यवस्था हुआ, ये मेरी स्वतंत्रता छीन लिया गया था। आज मैं जा सकता हूं, कोई मांगेगा तो, कोई हम पर दबाव डालेगा तो मैं जा सकता हूं। क्या आज हम पूरे आजाद हैं? नहीं। तो सर आज भी हम गुलाम हैं? तो भी नहीं। तो ये क्या है? आज हम लोग आजाद हैं लेकिन एक नियम के अनुसार आजाद हैं, ये नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? एक नियम के अनुसार ये आजाद है, क्योंकि आप गलत करोगे ना तो आप पर प्रतिबंध है। आप उस काम को नहीं कर सकते हो जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे की अधिकार का संरक्षण नहीं मिलता है, उनको दिक्कत होता है। मान लिया जाए कि यदि आप या भी बाहर में घूमना चाहते हो, आजाद हो, लेकिन प्रतिबंध ये है कि तुम घूम किस तरह से रहे हो। आज आप बोलना चाहते हो, आजाद हो, लेकिन प्रतिबंध ये है कि तुम बोल किस तरह से रहे हो। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
यदि कोई मान लिया जाए कि पी लिया है, पौआ पी लिया है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, रूम में बंद कर दिया जाता है, उसको घूमने की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। बस जस्ट यही हम पर सरकार की अंकुश होती है, और ये नियति के अनुसार है, ये कानूनन अंकुश है, ये सबके पास अंकुश है, मेरे पास नहीं। लेकिन पहले मेरे पास कम अंकुश, किसी के पास ज्यादा अंकुश, डिबेट यहां होता था। यदि अंग्रेज लोग कोई गलती किया तो उस वही गलती यदि भारत के लोग कर दिया, वही गलती और गरीब लोग कर दिया, तो वही गलती के चलते दोनों का सजा अलग अलग था। समझ रहे हैं बात को? अब मैं चलता हूं कि कॉलोनी क्या था। ये यूरोप वाले जो था ना, मतलब पश्चिमी देश वाले, वो विस्तारवाद की नीति अपनाए हुए थे। विस्तार करना है, विस्तार, ये जगह मेरा है, ये जगह मेरा है। तो क्या सर कहीं भी जाकर के कह देता था कि ये जगह मेरा है? नहीं, ये भी नहीं था। वो एक प्रकार से कानूनन धीरे धीरे कानून इस प्रकार से बना देता था कि मजबूरन उसके चंगुल में आ जाते थे। मेरे देश में जब विदेश वाले लोग आए थे तो उसका नीति ये नहीं था कि हम पर कब्जा करना है, लेकिन ये जरूर था कि प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो कब्जा किया, एक बार कब्जा नहीं किया, धीरे धीरे कब्जा किया। स्वतंत्रता मुझे कब मिला? जब हम अपनी देश की कानून हम अपने मिलकर बनाए, ये स्वतंत्रता था। मेरा देश के कानून कोई और बनावे, ये स्वतंत्रता नहीं था। इसी से हम चंगुल से हम निकले कि मेरा देश का कानून मैं स्वयं बनाऊं, मेरा देश की रक्षा मैं स्वयं करूं। बात समझ रहे हो ना? अब कुछ दिन पहले धारा 370 को हटाया गया था। आपको पता है 5 अगस्त को प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 31/10 के बाद वो लागू हो गया था। वो क्या था कि जब मेरा देश आजाद हो रहा था ना, तब पूरे लोग अंग्रेज के चंगुल में नहीं था, पूरे भारत के लोग अंग्रेज के चंगुल में नहीं था। करीब करीब 400 से 500 ऐसे जगह था, राजा रजवाड़े ऐसे थे जो कि अंग्रेज के चंगुल में नहीं अभी था, अपनी स्वतंत्र रियासत थे। और जब भारत आजाद हुआ ना, तो बहुत सारे एक्ट आया। उस एक्ट में एक एक्ट ये भी है, एक्ट मतलब समझते हैं ना, कानून बनाने के लिए एक एक्ट ये भी है कि स्वतंत्रता एक्ट, एक स्वतंत्रता एक्ट मान लो। उसमें क्या कहा गया है ब्रिटेन के द्वारा कि भाई आप लोग जो है ना, वो 2 भाग में बंट जाओ, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, क्योंकि वैसा मजबूरी था, भारत के लोगों के साथ बंटना था। आप खुशी मना रहे हो ना कि भारत आजाद हुआ है। एक प्रश्न और है कि सर ब्रिटेन हम पर कब्जा किए हुए थे, लेकिन जब भी हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो गुरहा पाकिस्तान पर क्यों जाते हैं? नहीं लगता है कि हम पर कब्जा किए हुए था ब्रिटेन वाले, तो हम उससे आजाद हुए। ब्रिटेन वाले को कभी मुर्दाबाद कहे या ना कहे, लेकिन पाकिस्तान वाले को मुर्दाबाद जरूर कह देते हो। और ये बचपन में, और आखिर के पाकिस्तान क्या था? देखो ब्रिटेन का ही एक चाल था। आपको बता रहा हूं कि ब्रिटेन वाले बोले थे कि जिसको पाकिस्तान में जाना है वो जा सकते हो, जिसको हिंदुस्तान में जाना है, भारत में जाना है, वो जा सकते हो, और जिसको स्वतंत्र जाना है, किसी में नहीं जाना है, वो स्वतंत्र जा सकते हो। ऐसा नीति था।
तो क्या हुआ कि कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वो दो पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश बन गया। ये नेहरू की नीति है, इंदिरा गांधी की नीति है, कांग्रेस की नीति है कि उनको स्वतंत्र करवा दिए। इस पर मैं उतना गहरी में नहीं जा पाऊंगा और टाइम भी नहीं है अभी फिलहाल, मोटा मोटी, और टाइम आपको ज़्यादा ले रहा हूँ इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा मेरे आज देश आज़ाद हुआ है, इस पर दो बात होनी चाहिए। हाँ, तो मैं चल रहा था कि कुछ पाकिस्तान में चल गए, कुछ हिंदुस्तान में रह गए। कुछ जो शरारती तत्व थे वो बोले कि भाई हम अकेले रहेंगे। जैसे हैदराबाद, हैदराबाद जानते हो, जहाँ के अभी क्या है ओवैसी, हैदराबाद। और एक याद दिलाता हूँ, हैदराबाद से अभी अलग हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना में ही एक डॉक्टर महिला, याद आया, एक डॉक्टर महिला को रेप करके मार दिया गया था, जला दिया गया था, जिसमें इनकाउंटर हुआ था पुलिस के द्वारा, 3-4 लोगों को मार दिया गया था पुलिस के द्वारा। वही हैदराबाद। वो हैदराबाद बोला कि भैया हम अकेले रहेंगे। एक जूनागढ़ जो कि गुजरात, और पता है जूनागढ़ में आज पाकिस्तान कुछ दिन पहले एक नक्शा लाया, उन्होंने बताया कि जूनागढ़ मेरा है। अच्छा बताओ खैर इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हंसी आता है, ठीक है। और एक जम्मू कश्मीर, ये तीनों बोला कि मैं अलग अलग रहूंगा। तो पहले मैं हाल सुनाता हूँ जूनागढ़ के। उसमें क्या था कि वहाँ के जो शासक थे ना, वहाँ के शासक मुस्लिम थे, और जो क्षेत्र था वो हिंदुओं वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो वहाँ ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जाकर के, और उसके बाद एकदम डायरेक्ट आक्रमण किया और कब्जा कर लिया सेना के बल पर। हैदराबाद का जो क्षेत्र था वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी था और शासक भी मुस्लिम ही था। आपको मैं बताया जूनागढ़ में हिंदू ज़्यादा था, शासक मुस्लिम। हैदराबाद में मुस्लिम शासक भी और मुस्लिम मेजॉरिटी भी, वहाँ ज़्यादा मुस्लिम ही थे। किसी भी धर्म के प्रति संवेदनशील या किसी धर्म को आभास नहीं उड़ाना चाहता हूँ, बस ये समझा रहा हूँ। वो मुस्लिम को ये सरदार वल्लभ भाई छूट दिया कि भाई आप 1 साल सोच लो, लेकिन वो 1 साल में क्या किया ना, बहुत खराब काम कर दिया। पाकिस्तान को करोड़ों करोड़ों रुपया दे दिया और उकसाया जा रहा था कैसे वहां की जनता को। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला कि अब ये गड़बड़ है, वहां पर सेना भेज दिया गया और 5 दिन में सरेंडर। अहिंसक बातें हुआ था, 5 दिन में सरेंडर। जब जब भी ऐसा हुआ ना, हिंसा हुआ है। जिस दिन आजाद हुआ था ना मेरा देश, बहुत हिंसा हुआ है मेरे दोस्त, बहुत हिंसा हुआ है। महात्मा गांधी नहीं थे दिल्ली में, कोलकाता चल गए थे, क्योंकि रोड पर सीधे कत्ल किया जा रहा था। वो मेरी जो आजादी मिला है ना, वो खुशी खुशी नहीं मिला है मेरे दोस्त, एक खून का कतरा पर मेरी आजादी मिला है। आज जो हम लोग स्वतंत्र हैं, अपने कानून में जिंदा है, ये विरासत में नहीं मिला है, ये किसी का कत्ल किया गया है, किसी के 100 से पार होकर ये आजादी मिला है। आजादी एक बलिदान है मेरे दोस्त, आजादी एक बलिदान है। तो अब मैं सुनाता हूं, उसको तो कब्जा कर लिया गया, अब मैं सुनाता हूं जम्मू कश्मीर की हालत। जम्मू कश्मीर वाला भी बोला, वहां हरि सिंह थे, हिंदू शासक थे, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र था, मुस्लिम ज्यादा थे लेकिन शासक हिंदू थे, लेकिन हिंदू भी थे, ऐसा नहीं है। अब मान लिया जाए हरि सिंह बोले कि भैया हम अकेले रहेंगे, हम आप लोग में नहीं मिलेंगे। अब हालत क्या हुआ समझिए, हालत ये हुआ कि वहां के जो लोग हैं ना,
वो किधर जाना पसंद करते, उसकी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। जबकि जूनागढ़ में इलेक्शन भी करवाया गया था, भाई इलेक्शन कर लो, जन ज्यादा पड़ेगा उन्हें आ जाना। जबकि ज्यादा पड़ गया था भारत के तरफ, तो भारत के तरफ आ गया। वहां इलेक्शन भी नहीं हुआ। इलेक्शन होता तो काम हो जाता, जिधर जाना था चल जाता। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान वाले उस पर अटैक कर दिया, अपनी सेना से नहीं, एक प्रकार से गुंडा, मैं कहता हूँ अपनी गुंडा से अटैक करवा दिया। एकदम सीधे समझ जाओ कि अपनी सेना से अटैक नहीं करवाया, वो कुछ ग्रुप था उससे अटैक करवा दिया। अब जो हरि सिंह थे ना, अब जो हरि सिंह थे, वो हरि सिंह क्या किए कि सोचने लगे अब मैं क्या करूं, मैं पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता हूं, और पाकिस्तान वाले अटैक कर दिया। तो उन्होंने नेहरू जी से मिले, किसी भी हालत में फोन उन हुआ होगा, नेहरू जी से बात हुआ। नेहरू जी बोले कि, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हीरो, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी और भी बाकी बहुत सारे सदस्य थे। उन्होंने क्या बोले कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा और सेना भेजना, प्लानिंग तैयार हो गया। लेकिन जो अंग्रेज वाले माउंटबेटन वगैरह जो थे, उन्होंने बोले कि देखो ऐसे नहीं करो, ऐसे हम क्यों सेना भेज देंगे भाई, ये तो हमारा यूएन में खिलाफ हो जाएगा ना, ये तो विश्व युद्ध की तरफ हम चल जाएंगे। कोई मांगा सदस्य हम भेज दिए, उसके लिए होना चाहिए, आप जवाब क्या दोगे, अंतरराष्ट्रीय में क्या जवाब दोगे, आप क्यों भेजो उस सेना, वो कोई और था, आप सेना क्यों भेजो। तो उसके लिए हरि सिंह से एक साइन करवाया गया एक सेशन पर। उन्होंने बताया कि आप साइन कर दो कि मैं आपका सदस्य हूं, भारत का सदस्य हूं। लेकिन उनका कुछ डिमांड था कि मेरा अपना संविधान होगा, मेरा अपना झंडा होगा, हम कुछ मामले में मेरी कानून यहां लागू नहीं होगा कुछ दिन के लिए, जबकि वो पहले कर देना चाहिए, लेकिन बाहरी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपका कानून लागू होगा। अब क्या हुआ कि सेना तो भेज दिया गया, युद्ध भी हुआ, पाकिस्तान वाले लोगों के कुछ दूर खदेड़ा भी। लेकिन उसी टाइम नेहरू जी यूएन में चल गए, यूनाइटेड नेशन, जो कि एक प्रकार से समझिए कि पूरे देश का न्यायालय होता है, पूरे देश नहीं पूरे दुनिया का न्यायालय होता है यूनाइटेड नेशन, उसमें चल गए। और उसके बाद वहां से उस लड़ाई को स्थगित करवा दिया गया और वहीं पर युद्ध का विराम हो गया। और वो जितना कब्जा कर रखे थे, आज भी पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र है उसी के पास है, और हम लोग इधर हैं। तो इस प्रकार से मेरा आजादी तो मिल गया। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 था, उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या लगेगा ये आप समझना। बहुत सारे जो सोचते होंगे, जो मुस्लिम लोग हैं, देखिए हम किन्हीं के धर्म के बारे में यहाँ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग के जो मन में है, किन्हीं किन्हीं के मन में, सबके मन में नहीं, सब तो मेरे भाई हैं, सब हम लोग एक दूसरे को मिलन जुलन करते हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं के खुदफात मन में आ जाता है कि ये जो धारा 370 हटाया ना, ये लगता है मुस्लिम लोग पर अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है भाई, आप समझो क्या हो रहा था। यदि वहां के लड़की से आप शादी कर लेते, भारत के कोई भी लोग, तो क्या होता ना कि उस लड़की के भी नागरिकता खत्म, जाओ। लेकिन यहां तो नहीं खलेगा अब पाकिस्तान वाले कोई लड़का यदि उस लड़की से शादी कर लेता है, जम्मू कश्मीर वाले लड़की से, तो उस लड़की की नागरिकता तो खत्म नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान वाले लड़का के भी नागरिकता मिल जाएगा। कैसा लगा बताओ तो, कैसा लगा। ये कोई कानून था भाई। मेरा देश में रहकर हम यदि उससे शादी करें तो मेरा नागरिकता खत्म, मेरा तो नागरिकता नहीं, लेकिन उस लड़की की नागरिकता खत्म। और कोई पाकिस्तान वाले आके उससे शादी करे तो उसका भी नागरिकता मिल जाएगा। ये भी कोई कानून था बताओ तो। हमें तो लगता नहीं, इसको पहले हटा देना चाहिए।
ये तो बहुत लेट हो गया था आने में, और आज कहता है कि अत्याचार हो रहा है। अत्याचार नहीं, ये न्याय हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये तो धारा 370। चलिए, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, यदि कुछ गलती हो गया होगा तो क्षमा कीजिएगा, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, या तो मैं पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए आज हम लोग बातें करते हैं मैथ्स पर थोड़ा सा। अच्छा, अब मैथ्स की बातें हम लोग जो करेंगे, देखो ऑफलाइन क्लास रहता है तो आप लोग से मैं बहुत सारे बात कर लेता हूँ। आप लोग का 2 मिनट के चलते 20 मिनट टाइम ले लिया। तो देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग बातें कर रहे थे मैथ्स। अब मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए। अब देखिए इधर, कम से कम भारत माता की जय बोल दीजिए। अब देखिएगा, ध्यान देना इधर भाई। मैं यदि लेक्चर इस पर देता ना तो 2-4 घंटा जरूर रुकता भी नहीं, क्योंकि भारत क्यों गुलाम हुआ था ना, इस पर बातें मुझे करना था। लेकिन टाइम का भी ख्याल रखना है, ऑफलाइन क्लास नहीं है। थोड़ा सा बहुत सारे को खराब भी लगेगा कि ये मैथ पढ़ा रहे हैं कि सॉरी। देखिए भाई, ध्यान देना है। हम लोग बातें कर रहे थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रहा था, प्रतिस्थापन विधि चल रहा था ना। उसमें हम लोग ये देखे थे आमतौर पर कि प्रतिस्थापन मेथड लगाते कब है, प्रतिस्थापन मेथड कब लगाते हैं, क्यों जरूरी पड़ा। पहली तो ये जरूरत पड़ा था कि यदि x टू दी पावर n वाले फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, जिसमें x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, यदि x के जगह कोई लीनियर आ गया तो उसको t मानते थे। यदि नहीं भी मानोगे तो उसके डिफरेंशिएशन से भाग पड़ेगा। लेकिन वहां से शुरुआत हुआ था, जाएगा कहां तक ये भी मामला खत्म नहीं होगा। लेकिन हम धीरे धीरे प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे और हर एक चीज को समझेंगे। दूसरी बात में प्रतिस्थापन में हम ये सीखे थे कि उसमें 2 भाग होगा, और वो दोनों भाग गुना में भी रह सकता है, और क्या, और भाग में भी रह सकता है, 2 पार्ट। अब मान लिया जाए कि सेक स्क्वायर एक्स है और ये tan x है, ठीक है, ऐसा कुछ है dx, समझना है। तो ये अंजलि का सवाल रहा है कि सर इसमें हम t किसको मानेंगे। अब आप इतना खराब सवाल करके अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर में हम लोग ये सीखे हैं कि भाई हम 2 गो में से पहले गो के विचार करेंगे कि t उसी को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन से अगला कट जाना चाहिए। और एक बात ये भी सीखे थे, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, एटीएम नहीं बल्कि ये जो होते हैं ना लोग, उससे ऊपर वाला कटता है। तो अब बताओ मेरे भाई, यदि हम इसको t मानेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन से कट रहा है। क्या इसको t मानेंगे तो ये कटेगा नहीं। तो भाई इतना आसान सवाल क्यों। तो लेट मान लेते हैं tan x बराबर t, ठीक है। अब जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो जब भी किसी को मानोगे ना तो उसको स्वागत करना है कि नहीं करना है, स्वागत करो उसका। कैसे स्वागत करोगे, ये नहीं कि स्वागत करने के लिए चलो चाय बनाओ, बिस्कुट लाओ, रसगुल्ला भी खिलाओ, ऐसा नहीं स्वागत करना है। स्वागत डिफरेंशिएशन करके करना है। स्वागत करने का अपना अपना नियम होता है, आप लोग कैसे स्वागत करते हो। आज के तो मॉडर्न जमाना है, मैं भी नहीं जानता हूँ कि कैसे आप स्वागत करते हैं। चलिए देखिए,
tan x बराबर t मान लेना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x और ये बन जाएगा dt बाई dx। तो बताओ dx क्या बनेगा, dt बाई sec स्क्वायर x बनेगा ना, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, 9 रख देना, ये sec स्क्वायर x, अब यहां पर क्या रखोगे t और यहाँ dt बाई sec स्क्वायर x, ये मानेंगे कि फर्स्ट है, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये सब पीछे हम लोग सीख चुके थे, ये सब छोटी छोटी बात, इससे ही खत्म, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और ये 1/2 टी का वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्या है tan स्क्वायर x। बहुत आसान सा सवाल था, प्लस सी, ये कोई बड़का सवाल नहीं था। आपसे ये कहा जाए कि भाई ये सब तो ठीक था, यदि आपसे ये कह दिया जाए कि कोई सेक एक्स है खाने, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब देखो लफड़ा वाले सवाल है भाई, सर डायरेक्ट तो इसका होता नहीं है, डायरेक्ट में साइन का होता है, कॉस का होता है, सेक स्क्वायर का होता है और कॉसेक स्क्वायर का होता है, इसका तो डायरेक्ट होता नहीं, क्या करें, ये मुद्दा फंस गया। दूसरी बात सर, दूसरी बात क्या है कि मुद्दा यहां तक चल गया, चलो यहां तक अभी आपको नहीं ले जाता हूं, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ना तो आपको दिमाग से थोड़ा सा और स्लो से मैं ले जाता हूं, ताकि आपको समझ में बातें आना शुरू हो जाए। पहले मैं साइन स्क्वायर एक्स से ले जाता हूं, यहां से लेकर चलता हूं। सर tan स्क्वायर एक्स रहता ना सर, पहले सेक स्क्वायर एक्स रहता ना, एकदम सर इसको फटाक शेयर कर देते हैं, आ जाता tan x, ये तो एकदम एकदम ये मिल जाएगा ना जिस दिन, उस दिन तो बर्बाद कर देंगे, ठीक है। और सर कॉसेक स्क्वायर एक्स रहता ना, तो माइनस कॉट एक्स कर देते हैं प्लस सी। अबे नीतीश का सवाल देखना क्या बोला है, नीतीश बोला है कि यदि सर tan स्क्वायर एक्स रहता तो क्या करते हैं। अरे भाई तुम ऑफलाइन में रहता तब तुमको बताते मैं, देखो ध्यान देना इधर, दीपक समझना है, बताओ दीपक क्या करते हैं, tan स्क्वायर एक्स रहता तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसको पहले सेक स्क्वायर एक्स -1 dx कर लेते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता, tan x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। लेकिन मुद्दा यहां तक चल गया कि साइन स्क्वायर एक्स रहता तो क्या करते सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर लेते, ये हम नहीं बोले, ठीक है, ये कौन बोला है, ये कुणाल बोला है, मान लीजिए कुणाल बोला है, हटाइए, ठीक है, ये कुणाल बोला है कि सर हम इसको ऐसा कर लेते हैं। तो भैया क्या कॉस स्क्वायर एक्स का होता है, नहीं होता है, तो फिर ये गड़बड़ा गया, ऐसा नहीं करना है। तब एक कुर्फात वाला दिमाग लगाया, वो है करण, ठीक है, और करण के साथ साथ ये कोई सुधीर भी है, सुधीर कुमार यादव, ये दोनों कुर्फात वाला दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx कर देते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स को तो हम जानते हैं सर माइनस कॉट एक्स होता है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। अब कहेंगे कि इसका होगा क्या, तो बहुत अच्छा दिमाग लगा के बोला है कि 1 के 1 रहने दीजिए, एकदम कॉट इसको माइनस कॉट एक्स कर लीजिए। ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है सर, क्योंकि ये नीचे वाले कॉसेक स्क्वायर एक्स रहता है तब इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता है, जब ये ऊपर में रहता है ना तब ऐसा होता है माइनस कॉट एक्स, इसलिए ये आपका क्या हो गया, गलत। तो अब देखिए
आगे के बात में सचिन क्या बोले हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं सचिन, समझिएगा। सचिन दिमाग लगाए हैं कुछ, और ये बोले हैं, अखिलेश भी बोले हैं कि सर इसको ऐसा कीजिए कि हम 11th में पढ़े हैं, और 11th में ये पढ़े कि साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, और ये कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2। एकदम बहुत अच्छा बात बोले। ये इंटीग्रेशन में ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। तो चलिए इसको लगा दिया जाए। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस कितना कितना भाई कितना 2x/2 dx। अब ये 1/2 आगे कर लो, ये 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। अब आप बताओ, क्या इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो? x होता है 1/2x। क्या इसका जानते हो cos 2x का क्या होता है? अच्छा सच एक बताओ बताओ तो। बिक्कू, मुस्कान, बताइए ये cos 2x का क्या होगा? पहले cos x का क्या होगा, प्लस कि माइनस? क्या होगा? cos x का प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? इंटीग्रेशन प्लस में। बहुत अच्छा। cos का क्या चीज में? प्लस में। और cos का डिफरेंशिएशन माइनस में। बहुत अच्छा। तो ये 1 तो बेचारा x होगा, 1/2 लगा हुआ रहेगा। cos का हो जाएगा किसमें बताओ? cos का किसमें हो जाएगा? माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। हाँ, sin 2x/2 प्लस 2। अब आगे की काम देखो। तो स्क्वायर वाला तो हम लोग समझ गए कि साइन पर स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, तो कॉस पर स्क्वायर रहेगा तो पहले ये लगा देंगे, उसके बाद बन जाएगा। बहुत आसान सी सवाल है ना। अब देखो थोड़ा 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 हम लोग चलते हैं, इसमें बहुत ही मजा आएगा। यदि आपको मैं कहूं कि कोई गायक ने गाया है, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझे पुकारे आजा, मन कैसा लग रहा है? लेकिन ये एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब सुन के तो एकदम लग रहा होगा कि सर जल्दी बताइए दीजिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला पर ट्रिग्नोमेट्री वाला इतना बढ़िया बन जाता है ना। यदि आपसे कह दिया जाए कि सेक पर पावर 4x और tan QX ऐसा कुछ आ जाए, तो बस खाली याद रख लेना क्या साजन। अब नहीं कहूंगा क्योंकि एक बार में आप याद कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से पढ़ा रहा हूँ, और मैं किसी भी किताब फलना को फॉलो अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये विश्वास रखिए मुझ पर कि सारा कंसेप्ट आपको इस प्रकार से मैं बता दूंगा कि सामने कोई भी आएगा फूकिएगा एकदम उड़ जाएगा। तो चलिए ये सेक यहाँ तक जाऊंगा, ये गाना भी मैं गाऊंगा, समझ रहे हैं ना? करण, चलिए एक शाकिल अहमद ध्यान दे रहे हैं भाई। आप मोबाइल नंबर मांगे, मुझे पता है, आप लिख लीजिए 8294232010। इस पर मैं मिल जाऊंगा, आपसे बात हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ तक तो मैं जाऊंगा, लेकिन क्या इसके पहले नहीं लगता है कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यू एक्स ये सब रहे तो क्या करूंगा? ग्रुप रहता है साइन कॉस सेक टेन, उसके बाद कॉसेक के साथ कॉट, और ये आपस में ग्रुप क्यों बनाता है इंटीग्रेशन में, ये भी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ तक मैं जाऊंगा, लेकिन आज मुझे माफ कीजिएगा, आज कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं आज ज़्यादा क्लास नहीं ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ठीक है, फिर मैं कल मिलूँगा, और कल मैं 1 घंटा क्लास लूँगा, बहुत अच्छी बात होगी। फिर से भारत माता की जय।